ईवी रिलेशन, कौन सा रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? तो ये बताइए, वो डिफरेंशिएशन जो है, एक सेकंड, डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट्स याद है आपको? डिफरेंशिएशन याद है कि भूल गए सब? सर याद है। आया हो गया। याद है याद है। तो देखो, अगर V दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इसमें जो है दो बातें होती हैं। मतलब आप एक काम करो, टाइप 1 इसके अंदर लिख लेते हैं, तो यहाँ दे देते हैं स्टार मार्क। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V इज गिवन, तो इसमें टाइप 1 है, इफ V इज a फंक्शन ऑफ x y z। P is a function of, ओके। V जो है अगर x y z का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। वेक्टर है, तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, y कंपोनेंट और और जेड कंपोनेंट। z कंपोनेंट। तो ये Ex जो होगा ना, x कंपोनेंट, वो होता है माइनस डो वी बाई डो एक्स, पार्शियल डिफरेंस, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ये पढ़ा होगा आपने। Ey सर ये होता पार्शियल है माइनस, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। हमें तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी करा दिया। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल जैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो Ex हो गया माइनस डो वी बाई डो एक्स, Ey हो गया माइनस डो वी बाई डो वाई, और Ez हो गया माइनस डो वी बाई डो जेड। अब जैसे एग्जाम्पल, मान लो v इक्वल टू है दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है? ओके सर। तो अब हमें निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 1 3 या 2 - 1 4, कुछ भी ले लो। या मैं ले लेता हूँ 3 - 5 6 और 7। अरे सर कितनी बार नंबर चेंज करोगे? अरे मैं इससे अलग रख रहा था, मतलब काइंड ऑफ इससे अलग रख रहा था। तो चलो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब कुछ भी ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, तो अपनी मर्जी, जो मन बैठाना बैठा लो। जो अभी लिख दिया हो वही रहने दो, अभी फर्दर काटने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें तीन टर्म्स होंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड। तो ई एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये होगा माइनस डो वी बाई डो एक्स, विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? तो ये तो पहली बार से सुन रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो देखो, थोड़ा सा मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इधर बता, या इसी एग्जांपल से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, v जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तीन तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। v जो है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी वैल्यू चेंज हो गया तो v का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले जो आप पढ़ते थे, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें आप देखते थे कि y इक्वल टू कुछ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। उसमें y जो है वो सिर्फ x का फंक्शन होता था, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता था उसका वैल्यू, साइन एक्स हो टेन एक्स हो, या अगर ऐसा भी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स प्लस एल एन एक्स, कुछ भी ले लो। तो उसमें जो y की वैल्यू थी वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ x पे ही डिपेंड कर रहा था, तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, x का ही फंक्शन था। आप उससे निकालते थे dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आपने पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, जहां पे कि हम x में जो वेरिएशन करवाते हैं वो बहुत ही करवाते हैं छोटा। x में वेरिएशन कैसा करवाते हैं? बहुत ही छोटा करवाते हैं। तो हमने देखा था कि यार dy बाई डी एक्स जो है ना, वो बेसिकली
चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स ही है कि अगर एक्स में बहुत छोटा सा चेंज करवाएं तो वाई में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर लिया। सो बेसिकली हम ये बताते हैं कि एक्स अगर चेंज हो रहा है तो वाई किस रेट से चेंज हो रहा है। अच्छी बात है भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब हमने ये समझा था। यस सर। आप लोगों की सर यहाँ जो है ये तो सब तीन तीन वेरिएबल का फंक्शन है। एक्स के साथ भी ये वैल्यू चेंज हो रहा है, वाई के साथ भी चेंज हो रहा है, जेड के साथ भी चेंज हो रहा है। तो डो वी बाई डो एक्स का मतलब है ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग इसमें ये बताते हैं कि v की वैल्यू x के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ x को चेंज कराएं, दूसरे को वैसे ही रहने दें, y और z को चेंज ना करें, y और z को वैसे ही रहने दें, अगर हम सिर्फ x में चेंज करें डेल्टा x से, तो v में कितने से चेंज होगा। मान लो v में चेंज हुआ डेल्टा v से, जब हमने x में कराया चेंज डेल्टा x से, और वो चेंज करवाया बहुत ही छोटा, और उस समय हमने एज्यूम किया कि दूसरे वेरिएबल जो भी हैं एक्स को छोड़ करके जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं वो, उनको हमने चेंज नहीं किया, उनको हमने कांस्टेंट ही रहने दिया। तो हमने क्या एज्यूम किया, एक्स को छोड़ के दूसरे ऑल द वेरिएबल्स अदर देन एक्स टू बी कांस्टेंट्स, टू बी कांस्टेंट्स, assuming all the variables other than x to be constants। तो बस यही हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। कोई इसमें जो है वो बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो व्हेन यू आर आई मीन पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करेंगे, जब ये v जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे नहीं डिपेंड करे और बहुत सारे वेरिएबल्स का फंक्शन हो। तो उस केस में लाइक अगर आप कर रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है वो एक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आपको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि वाई और जेड जो है वो कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट की तरफ। तो कांस्टेंट में तो आपने सीखा था कि भाई कांस्टेंट के पास होता है फ्री पास, और वो अंदर बाहर अपना ही घर है, उसका आ सकता है जा सकता है। तो हम लोग ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सर लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। अरे यार, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि डिफरेंशिएशन याद है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, 4 रहे 3 रहे -1 रहे। लेकिन अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है c इंटू सम फंक्शन ऑफ x, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, एफ एक्स अंदर रह जाता है बस। सिर्फ कांस्टेंट थोड़ा ही ना है। अच्छा हाँ। अगर मान लो कि c मल्टीप्लाइड है एफ एक्स के साथ, तो इसका थोड़ा ही 0 होगा, एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन ऐसे 0 कर दोगे, ये c बाहर आ जाता है ना, यस सर। एफ आ एक्स तो गया। अंदर ही रह जाएगा। आ गया याद। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ये y और z को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, पर एक्स स्क्वायर तो है ना, ये तो वेरिएबल है ना, तो इसको आप थोड़ी 0 कर दोगे इसका डिफरेंशिएशन। तो ये जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर। ये कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो अंदर में क्या रह जाएगा बस, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, अब सिर्फ ये एक ही वेरिएबल रह गया एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो। तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, इसको सिंपली आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज अब तो एक ही वेरिएबल अंदर रह गया। तो इसका जो सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x। 2x। तो ये बताओ क्या ये बहुत अलग है या एक मतलब उसी टाइप का नहीं सर उसी टाइप का है। टाइप का है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। हम्म। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा भाई ये बताओ डो वाई क्या होगा, तो डो वी बाई डो वाई क्या होगा,
तो आप बोलोगे कि सर ये तो आसान है, जेड बाहर आ जाएगा। वैसे ही हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब है, तो इसमें सर वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा? एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर एंड जेड क्यूब will behave as constants, or you can say x and z will behave as constants, है ना? यस सर। और कांस्टेंट्स को क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन से बाहर ले आते हैं। पूरे इज्जत के साथ बाहर कर देते हैं डिफरेंशिएशन से, और अंदर में सिर्फ y रह जाएगा, तो वो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा ही हो गया। यस सर। तो ये जो है dy ऑफ y क्या हो जाता है ये? वन। 1। तो दो भी y dy निकल गया। यस सर। तो ये निकल गया आपका डो वी बाई डो वाई। और डो वी बाई डो जेड क्या करेंगे? वो भी ऐसे ही करेंगे, वाई और एक्स को बाहर ले आएंगे। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको किसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, यस। तो एक्स एंड वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट्स। ये डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। ऐसे नाम सुन के डर जाते हैं, पार्शियली। भाई ये क्या, पहले एक डिफरेंशिएशन ही हार्ड लग रहा था, ये और पार्शियल डिफरेंशिएशन नया चीज कहाँ से आ गया, है ना? सर हमें तो आकाश में बस डिफरेंशिएशन करके ही बताया था, पार्शियल वर्ड तो यूज ही नहीं करा था। तो डी वाई डी जेड ऑफ जेड क्यूब क्या हो जाएगा ये? 3z स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका। तो क्या बोलते हैं, और ये आपका हो गया डो वी बाई डो जेड। हम्म। तो ये डो वी बाई डो जेड क्या हो जाएगा? सर अभी तो करा था ऊपर। ओ सॉरी, ये तो अभी निकाल ही लिए ना। हम्म 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया। अच्छा, अब ये सब तो निकल गया। अपने को निकालना क्या था? ई निकालना था। अपने को निकालना था ई। तो ई होता है, अच्छा, तो हमने देखा था ई मतलब ई एक्स ई वाई और इजेड। तो ई एक्स होता था माइनस डो वी बाई डो एक्स। तो हमने तो निकाल रखा है ना पूरा सब। यस सर। डो वी बाई डो एक्स कितना आया है? टू 2xyz। वाई जेड क्यूब। 2xyz क्यूब। और ई वाई कितना आया है? ये आपका माइनस डो वी बाई डो वाई। तो ये सिर्फ माइनस साइन लगा देंगे, एक्स ये हो स्क्वायर जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। और ई जेड हो गया 3x² yz स्क्वायर। तो ये ई एक्स ई वाई जेड निकल गया। यस सर। अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू बोला था ना निकालने की, एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए बोला था कुछ, कि क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स दिए थे। हाँ जी। एट पॉइंट ए जो है, कहाँ गया? ए का कुछ भी कोऑर्डिनेट आपने जो लिया है वही डाल दो, ठीक है? सर ऊपर वाला जो था मैंने वही लिखा, फिर काट दिया। हाँ हाँ, जो है वो जो है वो डाल देंगे सिंपली। 3 - 5 7। 3 - 5 7।
यही है ना। हम्म। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -5 और z की वैल्यू है 7। तो अभी हमें अगर ex निकालना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, -2x की वैल्यू डाल देंगे 3, y की जगह डाल देंगे -5 और z की ये हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ये वैल्यू आ गया। अरे बाप रे। ठीक। यार ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी हो गया 10 और 10 × 3 = 30, तो 30 हो गया। तो 49 में 7 × 3 = 21, तो 49 और ये 98। फिल्मों याद है मल्टीप्लीकेशन। सर लास्ट में जीरो भी तो आएगा बाद में, 13 है ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, देखो मैं आपसे पूछ रहा था, मैं ही भूल गया। मल्टीप्लीकेशन याद है। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं बहुत साल हो गए ना पढ़े हुए। मैं कब पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, तो भूलना तो नेचुरल है। हम्म। तो ये हो गया, और EY जो है वो कितना हो जाएगा, थ्री। -3² 7 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, यार ये इतना हो गया। और यहाँ पे आपका हो गया 3² -5 7²। तो ये हो जाएगा 48, 35, 135 × 49। कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में नहीं रहेगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करना चाहिए, और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, हम्म। ठीक है। क्योंकि आप घर में नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो एग्जाम में डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन बनाए, लास्ट तक आ गए, कैलकुलेशन रह गया, छोड़ दिए, तो एक तो उसके मार्क्स भी गए और टाइम भी गए, वो अलग एक्स्ट्रा। तो वो डबल नुकसान है। सो कैलकुलेशन का जो है वो करना है घर पे प्रैक्टिस। ओके, तो ये हो गया, निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एट इन दिस सबको पॉइंट। ऐड कर देंगे। ऐड नहीं करेंगे चुनमुन। ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा ही नहीं वो XYZ लिखा हुआ था। ई की वैल्यू इतनी हो गई। इतना खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया समझ में। यस सर। तो दूसरा टाइप है। सिर्फ डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, यही डायरेक्ट है। और कैसे डायरेक्ट करेंगे बताइए। नहीं मतलब ये अलग अलग XYZ निकालने की जरूरत है? मतलब EX EY EZ तो निकालना ही पड़ेगा ना, और कैसे, और क्या डायरेक्ट करेंगे। ई में तो EX EY EZ तो आए नहीं। सही है। तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके एक्स कंपोनेंट्स भी होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे, जेड कंपोनेंट होंगे, वो तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ तो अगर इसका चलो। मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ई वेक्टर क्या होता है। इनका वो अंडर रूट स्क्वायर करके। ये तरीका बता दिया, मतलब ऐसा नहीं अभी इसको अंडर रूट निकालना है, पर ऐसे निकालेंगे। यस सर। हम्म। तो नेक्स्ट जो है वो लिखिए टाइप 2। टाइप 2 में है कि आप लिखो, इफ ई इज फंक्शन ऑफ आर, सॉरी, इफ वी इज ए फंक्शन ऑफ आर। आप लिखिए इफ वी इज ए फंक्शन ऑफ आर,
इसमें अच्छा, इसमें एक हो गया बहुत सिंपल सा छोटा सा चीज, और एक हो गया थोड़ा सा उससे ज्यादा। ठीक है, जो थोड़ा सा ज्यादा वाला है शायद आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही पूछा जाएगा। सर किसकी बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने टाइप 2 लिखा ना, क्या लिखा टाइप 2 में? V is a function of R. हाँ, तो देखो, चलो ठीक है। तो जैसे मान लो दो चीज होता है। एक होता है जब v इज ए फंक्शन ऑफ r हो सिर्फ, और ये वाला भी मत लिखना, जो नीचे लिख रहा हूँ वो मत लिखना। और एक होता है कि इफ v इज ए फंक्शन ऑफ r और थीटा दोनों है। ठीक है, तो एक होता है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक होता है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये वाला आपसे पूछेगा, ये वाला नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही पूछेगा। लेकिन जस्ट आप एक चीज आप इसके थ्रू आप देखेंगे, एक रिलेशन, तो आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा। डाइपोल का जो डेरिवेशन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, Yes, sir. डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का पता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कुछ आया था आर्बिट्ररी पॉइंट पे, राइट? और डाइपोल के लिए आपने पोटेंशियल जो है वो यूज किया था एक फॉर्मूला कि v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. डाइपोल के लिए एक फॉर्मूला यूज किए थे, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जी सर। तो यहाँ पे v जो है वो किसका फंक्शन है? थीटा का भी फंक्शन है, आर का भी फंक्शन है। हाँ। तो ये वाले रिलेशन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। खैर आपको इसका जरूरत है ही नहीं, तो ये रहने देते हैं। तो जस्ट बता रहा हूँ कि इसका एग्जांपल ये हो गया कि v इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा, इसका एग्जांपल हो गया वो डाइपोल वाला एग्जांपल। और इस वाले रिलेशन से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकाला था, आप याद करो, आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। तो उसमें एक टर्म आया था E1 आया था टू AP. के पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, वो कंपोनेंट तोड़ करके लिए थे, याद है कुछ? Yes, sir. और E2 आया था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस के Minus. साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो ये वाले रिलेशन से जो है ना वो आ जाता है ये चीज। बट ठीक है, आपको जरूरत नहीं है तो ये रहने दो। तो इतने पे ही रह देते हैं, इसको बताते नहीं है कुछ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ r। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ सर्कल। तो कर देता हूँ सर्कल, का काम नहीं है। अच्छा, ये ऐसे ही हो गया एक्स्ट्रा। v इज ए फंक्शन ऑफ r, इसका कोई एग्जांपल बताओ। आपने पोटेंशियल पिछले क्लास में इतना सारा पढ़ा, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें v r का फंक्शन हो सिर्फ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। सर पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी में आ रहता है। हाँ, ये जैसे पोटेंशियल वाले में, जैसे देखो, आप याद करो इसका पोटेंशियल था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसका पोटेंशियल था अ, ये था ना के क्यू बाई आर था ना। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो बाहर में इसका पोटेंशियल जो होता था आउटसाइड पॉइंट पे, वो होता था के क्यू बाई आर। राइट। होता था कि नहीं? यस सर। बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, पोटेंशियल होता था के क्यू बाई आर। अभी इस पे चार्ज है क्यू, ये पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा बताइए। सर इसका डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने लिखा, ये है माइनस डीवी बाई डी। डी तो यहाँ पे v जो है वो सिर्फ r का ही फंक्शन है, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, k कांस्टेंट ही है, तो v सिर्फ उसका फंक्शन है। आर का। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, e इज माइनस डी वी बाई डी आर। तो e इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी बाई डी आर ऑफ v की जगह पे क्या लिखेंगे। के क्यू बाई आर। बहुत बढ़िया। तो देखो आपका जो है कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या हो गए, k और q तो कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन से बाहर। डिफरेंशिएशन से बाई जेथ कान पकड़ के बाहर कर देंगे। तो अंदर में रह जाएगा क्या, बस आर वन बाय माइनस वन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस टू। माइनस वन बाई आर स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया ये हो गया ई का वैल्यू यहाँ पे आ गया। के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वही होता था ना बाहर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के की बाई आर स्क्वायर। यस सर। तो वही होता था के की बाई आर स्क्वायर। सर जो आपने लास्ट क्लास में शेल वगैरह का पोटेंशियल लिखवाया था वो तो हमें आकाश में पढ़ाया ही नहीं। शेल वगैरह तो काफी इंपॉर्टेंट है, सेल का तो पता ही होना चाहिए। वो सब तो हमें बताया ही नहीं, सीधा कैपेसिटर स्टार्ट करा दिया था। आप तो उसमें देखो एलन वाले पैकेज में देखो तो शेल और ये तो रहेगा ही, शेल का कैसे नहीं रहेगा, शेल नहीं रहेगा तो रहेगा क्या फिर। तो आप एनसीईआरटी पलट के देख लो ना, मान लो कि सर मैं देखती हूँ उसमें। हाँ एनसीईआरटी में तो रहेगा ही, है ही, ठीक है। तो ई का वैल्यू शेल के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे होगा, तो ई का वैल्यू जो है वो हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ओके ओके ओके, ई का वैल्यू यही आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता था ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। यस सर। ओके ओके, तो आ गया ये रिलेशन, ठीक है। हम्म। ये रिलेशन आ गया आ गया आ गया। और आपका तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। सारे एग्जांपल्स में आपने क्या किए कि आपको v पता था, e निकाला था आपने, और नेक्स्ट है कि इफ e इज नोन, वी निकालना है। ऐसे लिख लेंगे फाइंड डेल्टा v इफ e इज नोन। सर वो तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना इक्वेशन में। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे चलो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा था बट आपने अभी बोला है तो मैं वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। जैसे वो हालांकि फिर आपको वो मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाएगी, आपको समझ में आएगा नहीं। ये एक है ना माइनस डो वी बाई डो एक्स, ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा, माइनस डो वी करेंगे ये ई एक्स डी एक्स होगा, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे सिमिलरली, तो ये यहां से निकलेगा चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। कि एक्स भाई इधर क्या बोलते हैं, एक्स के लॉन्ग चेंज होने से चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ। सिमिलरली ई वाई के लिए भी करेंगे, तो आपको ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई वाई के लिए भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डो वी इज ई वाई डी वाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा कि वाई का चेंज हुआ उसके हिसाब से चेंज इन पोटेंशियल कितना आया। और सिमिलरली इजेड के लिए करेंगे तो ये तो दे देगा
ऐसा इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये जेड के रॉन्ग जो वेरिएशन होगा उसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ वो दे देगा। और इन सबको जोड़ देंगे, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो सबको जोड़ सकते हैं। तो आपको ये दे देगा कि टोटल जो चेंज इन पोटेंशियल हो गया वो हो जाएगा माइनस, इधर से माइनस इधर लेते आएंगे तो इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ई वाई डी वाई और माइनस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक एक लाइन आप ऊपर में लिख लेना बस, डेल्टा वी जो है वो होगा माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। मतलब डी आर जो है वो पोजीशन वेक्टर अगर बोल दें, डीएल को पोजीशन वेक्टर बोल दें, तो इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो आपने बोला लेकिन बहुत मैथ्स हो गया, ठीक है। तो हाँ बहुत मैथ्स हो गया। और ये वाली जो रिजल्ट है आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब ये स्टैंडर्ड, इसको आप याद रखने के लिए इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रीट करना, ठीक है। यस सर। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखने के लिए, डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट डीएल। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था तो डिफरेंशिएशन करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो उल्टा रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। और आप इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पे ऐसे आ सकते थे कि मान लो आप लिखते कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक काम करता हूँ तो बाद में पूरा ये करके दिखा देता हूँ। ये या आप रहने दो, आप लिख दिया है तो भी रहने दो, और इसको मैं दो अलग अलग टाइप में करूंगा। आपने लिख दिया है तो वो मिटाना नहीं है, ये आप लिख दो। कितना लिख दिया आपने? जी सर। अब इसके अंदर आप टाइप 1 लिखिए, या आपने पहले टाइप 2 टाइप लिख लिया तो आप टाइप 3 भी लिख सकते हो। टाइप 3, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, बोथ मैग्नीट्यूड्स इक्वल। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तो ये एक टाइप हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कांस्टेंट टर्म को, आप जानते हो, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है ना। डिफरेंशिएशन से? हाँ, अगर ई कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के, सॉरी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के बाहर आ जाता है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के भी तो बाहर आ जाता है। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा बस इंटीग्रल डीएल वेक्टर। ये जो इंटीग्रल डीएल वेक्टर है ये क्या होता है, इंटीग्रल डीएल वेक्टर होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नोट में, इंटीग्रल डीएल वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन joining इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो, देखो मान लो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, ऐसे ए से बी पे गए, ये पाथ है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, मान लो बहुत सारे छोटे छोटे डीएल वेक्टर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डीएल वेक्टर हैं। ये सबका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, इन सब का इंटीग्रेशन करके सबका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जो एआरपी को करेगी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है ना, कंटिन्यूअस समेशन। इंटीग्रेशन मतलब लगातार जोड़ना किसी चीज को, तो आप सारे डीएल वेक्टर को लगातार जोड़ते जा रहे हो। और ये सब यहाँ पे डीएल वेक्टर अंदर में लिखा हुआ है, वेक्टर साइन है, मतलब आप सबका वेक्टर एडिशन कर रहे हो। तो आप ये सारे डीएल वेक्टर का अगर जोड़ेंगे, लगातार जोड़ेंगे, उनको वेक्टर एडिशन करेंगे,
तो रिजल्टेंट तो आपको यही मिल जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। यस सर। तो ये जो इंटीग्रल डीएल वेक्टर है ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दिस इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर आपको रहेगा ऐसा, तो यहां से देखो क्या रिलेशन मिला हमें। रिलेशन मिला डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट इंटीग्रल डीएल आया था, और ये कितना आ गया? माइनस ई डॉट, ये जो इंटीग्रल डीएल है वो कितना आया है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और डेल्टा वी का मतलब हुआ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें सिंपली मिल गया कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ? इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके साथ। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से एक समझो, आप लगता है थोड़ा टेंशन में आ गए ये सब देख करके, इतना मैथ्स। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। इतना लिख लिए तो? नहीं सर, 2 मिनट। मैथ्स देख के टेंशन में आ गए चंदन? सर ये इतना सारा क्या? हम्म। हो गया सर। Is it hurting so much? हाँ सर, कुछ नहीं। हो गया, लिख लिए? हो गया। जी सर। देखो आप, बहुत आसान है ये, आपको एग्जाम्पल से समझो आप। ये वाला टाइप तो बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। यस सर। हाँ, तो ये मान लो आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट होंगे। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे, इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 4j कैप। हम्म। और यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स ले लिया, मान लो ऐसे, ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसकी कोऑर्डिनेट है मान लो कि 1,2
और दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसका जो है वो कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो -3, 4। फाइंड VA माइनस VB। फाइंड VA माइनस VB। क्या निकालना है? VA माइनस VB निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, सर ये आपने डिसाइड कैसे करा कि VA माइनस VB करना है? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो तो क्वेश्चन जो पूछेगा वही डिसाइड करेगा ना कि हमें क्या पूछना है, फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अगर उसमें ये ना दिया हो, सिंपल बोला हो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फिर? तब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे, या फिर ऑप्शन में, मतलब कुछ बोला नहीं है तब तो वो प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। अब देखो देखो समझाता हूँ, वही समझा रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, हम्म। क्योंकि इसके आई कैप के कोएफिशिएंट्स और जे कैप के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, ठीक है। यस सर। हम्म। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? DV इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस लगेगा डेल्टा V इज इक्वल टू -E.IF। IF, सॉरी, डेल्टा V का मतलब VF माइनस VI। VI। क्या? अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि फाइनल किसको लें, इनिशियल किसको लें, यही है चक्कर डिसाइड करना। हम्म। तो इसके लिए आप देखो कि पूछा क्या गया है आपसे, VA माइनस VB पूछा गया है। यस सर। तो अगर लिखना है VA माइनस VB, तो इफ यू कंपेयर इट विथ VF माइनस VI, तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट किसको बोलेंगे? ए को। और इनिशियल पॉइंट किसको बोलेंगे? B। बी को। तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट हो गया ए और इनिशियल पॉइंट हो गया बी। आई बात समझ में? यस सर। फॉर्मूला से कंपेयर करके। तो VA माइनस VB को क्या लिखेंगे आप? माइनस E. एक सेकंड ना, हेलो। यस सर। हाँ तो देखिए, तो अगर इनिशियल ए है, सॉरी इनिशियल बी है और फाइनल ए है, तो हमें इनिशियल की जगह क्या लिखना चाहिए? B। इनिशियल की जगह क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे IF है ना, ये इनिशियल टू फाइनल। तो यस इनिशियल क्या हो गया बी और फाइनल क्या हो गया ए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सर। हाँ, BA। BA। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है। हम्म। अगर उल्टा रहता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा रहता कि फाइंड VB माइनस VA, तो उस केस में फाइनल बी हो जाता और उस केस यस। में इनिशियल ए हो जाता। तो उस केस में ये उल्टा हो जाता। हम्म। आई बात समझ में? जी सर।
अच्छा, यहाँ पे बी ए वेक्टर क्या होगा? बी ए, बी ए क्या होगा? बोलिए। बी ए वेक्टर आप बोलिए क्या होगा? आप जो बोलेंगे हम वही लिखेंगे। बी ए वेक्टर सर, ये दोनों पॉइंट्स को जो जो लाइन ज्वाइन करेगी वो तो ये हो जाएगा -3 × 1 +4 × 2। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गलत बोला क्या? हम्म। गलत बोला क्या? 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक का x1 y1, दूसरे का x2 y2। तो जो दोनों को जोड़ने वाला लाइन होगा वो क्या होता है? वो होता है x2 - x1 i कैप +y2 - y1 j कैप। माइनस। ये होता है ना? तो फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है? फाइनल तो बी है। नहीं, बी से ए पे जा रहा है ना, बी ए वेक्टर है, तो फाइनल तो फाइनल ए ए होगा है। ना। तो क्या करेंगे हम लोग? ए का कोऑर्डिनेट, सॉरी, फाइनल हो गया ए, बी ए, तो फाइनल हो गया ए। 1 - 3। 1 - -3। हाँ, आई क्या प्लस। माइनस को छोड़ना नहीं है, आपके मार्क्स में भी अगर एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। हम्म। इसलिए माइनस प्लस को एक नहीं समझना है, या फिर आप एक ही समझते हो, कंफर्टेबल हो उसके साथ? नहीं नहीं सर। तो ये हो जाएगा, राइट। यस सर। मैं यहां से ये हटा देता हूं ये लाइन, सो दैट कि ड्यूरिंग रिवीजन आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन आए कि बी से ए ही क्यों लिया। ऐसे लाइन ड्रॉ किया रहेगा तो आप सोचेंगे कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो बी ए वेक्टर कितना आ गया? हम्म। 4 i कैप आई माइनस, क्या -2 जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया था? 3 i कैप +4 j कैप, और ये डॉट हो गया 4 i कैप -2 j कैप। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आप डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट बोल रहे थे पहले। ये डॉट प्रोडक्ट में होता है आई कैप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो अच्छा। जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? तो डेल्टा वी जो आपका आया, वी एफ माइनस वी आई, जो कि आपका यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया वी ए माइनस वी बी, ये आपका आ गया -4। और -4 यूनिट क्या होगा? वोल्ट होता है इसका यूनिट। ठीक है, जी सर। क्या समझे? हम्म। सर, हमें आकाश में एक लाइन बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस मूव्स फ्रॉम नहीं मूव्स नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स जो है पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या? वो भी बताएंगे, अभी बताया नहीं है, अभी बताएंगे वो। ठीक है, आज ही बताएंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन करो आप। तो ये लीजिए एक और क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, ठीक है, यस सर। और आप यहाँ पे एक चार्ज को लेके मूव किए, तो यू हैव मूव द चार्ज, लेट अस से दैट चार्ज इज -q0। आप इसको लेके गए
ये पॉइंट है मान लो ए से लेके गए डी पे, आई मीन बी पे, बी से लेके गए सी पे, बी से कहाँ लेके गए, सी पे, और सी से लेके गए डी पे, और ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है सबका। ये है, मान लो ए है 0,0 और बी है मान लीजिए 3,2 और सी जो है वो मान लीजिए हो गया 3,4 और ये हो गया मान लीजिए -2,4 डी का कोऑर्डिनेट। So we are moving a charge from A to B, B to C, C to D. So in a uniform electric field, find क्या बोलते हैं, find work done by external agent if charge is moved slowly. If charge is moved slowly, if charge वैल्यू लिख देता हूं मैं, if charge -10 microcoulomb is moved slowly, A to B, B to C, C to D. Or you can write here, find total work done by external agent. If charge -10 microcoulomb is moved slowly from A to B, B to C, C to D. तो ये बताना है। अब इसके लिए मैं आपका काम कर देता हूं थोड़ा सा आसान। एक आप लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जब भी ऐसा लिखा रहे कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ अ चार्ज इज मूव्ड स्लोली, इसका फॉर्मूला लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ चार्ज इज मूव्ड स्लोली, W एक्सटर्नल से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो वो होता है Q नॉट डेल्टा V। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q नॉट डेल्टा V, यही याद रखना है बस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इतना याद रहेगा तो। ये कहाँ से आ गया? नोट में लिख लीजिए, टेक Q नॉट विथ साइन, और दूसरा नोट में लिख लीजिए कि डेल्टा V का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बस एक ही तो। कैसे आ गया? हाँ, ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला अब देखो बताने जाएंगे उतना तो आपको फिर तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो रहने दो, आसानी है, वैसे इंजीनियरिंग वाले में तो बताते ही हैं, वो तो मस्ट होता है, एकदम बताते ही हैं बढ़िया से। वो बहुत सारा चीज होता है इसमें, वो पूरा डिराइव करके सबको देते हैं, लेकिन आपको इतना जरूरत नहीं है, रहने दो। ऐसे ही याद रखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की नोट डेल्टा भी होता है, रहने देते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला मेरे में नहीं है, हमें नहीं बताया गया कोचिंग में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सिर्फ इतने से ही आपका बहुत, मतलब ज्यादातर चीजों में यही पूछा जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ चार्ज इज नॉट स्लोली। तो आपको सिर्फ में क्यू डेल्टा भी याद रखना है। सिंपली क्या याद रखना है,
क्यू डेल्टा वी। बस क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे, तो डेल्टा वी तो निकालना आ ही गया है आपको, हम्म। और क्यू दिया ही हुआ है। अभी आपने डेल्टा वी तो निकालना सीखा है और क्यू दिया ही हुआ है, तो ट्राई करो। सर एक मिनट, इसमें अरे डेल्टा लिखना था। क्यू नॉट इज, नहीं क्यू नॉट को विद साइन लेना। डेल्टा वी ये प्रीवियसली है। हम्म। सर इस बार ऊपर करना क्वेश्चन। हेलो। हे यो। हाँ हेलो। हाँ क्या पूछ रहे हैं? सर जरा ऊपर कर दो, क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा, सर ये इसमें वर्क डन निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। क्यों? डेल्टा वी निकालना है ना, तो ऊपर डेल्टा वी का क्या फॉर्मूला था? ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा ही डेल्टा भी निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे तो पार्टिकल ने अपना रास्ता बार बार बदला है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो क्या हमें ये तीनों स्टेप का अलग अलग निकालना पड़ेगा? नहीं सर, ये डी और ए को ज्वाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा। ए और डी को ज्वाइन कर देंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा टोटल। हम्म। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, वो कर सक, राइट एंगल ट्रायंगल वाला रूल। क्यों कर सकते हैं? क्यों? अरे मतलब जैसे वेक्टर हम निकालते हैं ना, वैसे कर नहीं सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन फाइनल टू इनिशियल। कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड। नहीं करता। हम्म, डिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या फिर वर्क डन हो गया, या फिर जो डेल्टा वी होगा, हम्म। क्या होगा कि, अच्छा दूसरा, एक चीज और है, एक चीज और है, देखो देखो देखो, वेट वेट वेट। थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए, नहीं वैसे मत देखो, आप इस हिसाब से देखो। मेन फॉर्मूला आपका ये था, हाँ। डेल्टा वी का यही फॉर्मूला था। यस सर। अब यहाँ पे आपने लिया था टाइप 3 में एक स्पेशल केस कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हम्म। तो यूनिफॉर्म अगर रहेगा तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, अगर जी यूनिफॉर्म सर। नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा। और जब ये यूनिफॉर्म था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो हमारा काम हो गया बहुत ही आसान, बिकॉज अंदर में रह गया सिर्फ इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। और हमने देखा कि भाई ये इंटीग्रल डीएल वेक्टर तो बहुत अच्छा चीज है। ये इंटीग्रल वेक्टर डीएल वेक्टर करने से तो हमें मिल जाता है स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसमें पाथ कैसा भी रहे, चाहे आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, हर केस में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उसको जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन भी सेम ही आएगा। जी सर। तो इस केस में इंटीग्रल डीएल वेक्टर जो है इसको आपने लिख दिया था स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और आप हम्म। इंटीग्रेशन करने से बच गए थे। आपने सिंपली बोला कि जो डेल्टा वी होगा वो सिंपली डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन का। लेकिन ये स्पेशल फैसिलिटी आपको इसलिए मिली क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इसीलिए आप इंटीग्रेशन करने से बच गए, राइट।
तो ये जो चीज है ना कि डेल्टा वी को हम सिंपली ये कर देंगे, सिंपली कोई इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, किसका, इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन के साथ। ये स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ कब मिलेगी, कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, अब ये स्पेशल फैसिलिटी आपको तब मिलती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नो सर, वेरिएबल है। है तो यूनिफॉर्म, 3 i कैप प्लस 4 j कैप दोनों कांस्टेंट ही तो हैं, 3 और 4। आई कैप और जे कैप का जो हाँ कोफिशिएंट हाँ अच्छा, हाँ, कोई वेरिएबल तो नहीं लिखा हुआ है। है ना, आई वेरिएबल कौन मानता है यहाँ पे चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। हम्म। Here you will get this special facility, right? हाँ। अब आप कहाँ से कहाँ तक गए हो, आपसे पूछा है कि आप गए हो, इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल क्या है डी। ठीक। ठीक है, तो आपका, आपको निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जो फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का, ये होता है क्यू नॉट डेल्टा। डेल्टा वी तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी की जगह हो जाएगा वी फाइनल माइनस। माइनस वी इनिशियल। तो आप फाइनल कहाँ तक गए हैं, डी तक, डी पे गए हैं, और स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी यस सर। क्यू नॉट का वैल्यू जो है वो साइन के साथ बैठाना होता है, हाँ। नेगेटिव है तो नेगेटिव बैठाएंगे। और वी डी माइनस वी ए हम लोगों ने तो अभी अभी निकालना सीख लिया है कि ये फॉर्मूला क्या था, वी डी माइनस वी ए का फॉर्मूला था हमारे पास कि वी एफ माइनस वी आई होता है डॉट आई एफ। आई एफ। तो यहाँ पे मुझे अगर लिखना है वी डी माइनस वी ए तो माइनस ई डॉट, इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, तो इनिशियल डी है, फाइनल ए है। नहीं, उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर ना। हाँ। तो ए डी वेक्टर के लिए आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है 0 0, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है, डी का कोऑर्डिनेट, -2 4। तो जो ए डी वेक्टर होगा वो क्या होगा, -2 -0 आई कैप और माइनस, सॉरी, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप ना। हम्म। तो +4 - 0 जे कैप। तो एडी वेक्टर कितना हो गया, -2 आई। -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये आपका जो है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, फॉर्मूला में। तो वी डी माइनस, सॉरी, वी डी माइनस वी ए, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट, ए डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ई का वैल्यू माइनस ई डॉट ए डी था ना। हम्म। तो आपका ई दिया हुआ है आई कैप प्लस 4 जे कैप, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये कितना हो जाएगा, -6 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ये हो गया ना इतना। सर आगे भी तो माइनस है हाँ बाहर, तो तो प्लस है। प्लस में हो जाएगा। अच्छा हाँ, सॉरी। ठीक है। इस तो ये निकल गया ना वी डी माइनस वी ए। हाँ, यही तो निकालना था। नहीं, ये नहीं निकालना था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना था। क्यू नॉट से मल्टीप्लाई, माइनस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई। तो ये नॉट कितना दे रखा था, -10, -10 माइक्रोकूलम।
और ये VD माइनस VA कितना है? -10। वोल्ट। हाँ, वोल्ट। 100। 100 माइक्रो कूलम, जूल कूलम बोल रही हूँ। तो ये हो गया आंसर। इसमें आपने क्या सीखा? एक्सटर्नल फोटन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो Q नॉट डेल्टा V होगा। क्या सीखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तो डेल्टा V हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन को लेकर के। ठीक है। सर, एक्सटर्नल एजेंट क्या मतलब क्या होता है? तो मतलब देखो दो चीज है अब। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम्म। और अगर हम इसमें चार्ज को ऐसे ही छोड़ देते, रिलीज कर देते, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, हम्म। ये चार्ज पे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यस सर। और निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑपोजिट। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको रिलीज करता तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो इधर ही मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हम्म। लेकिन ये ऐसे जा रहा है तो कोई तो होगा जो इसको लेके गया होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर सकता है। हम्म। तो कोई तो होगा ना एक्सटर्नल एजेंट जो कि इस चार्ज को लेके गया है थ्रू दिस पाथ। यस बिकॉज सर। आप तो ये वाला पाथ ये फॉलो नहीं करेगा, तो वही है एक्सटर्नल एजेंट। हाँ जी। सारी बात समझ में है? जी सर। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। डेल्टा V जो है, अब इसमें वही साइन का सबसे खास ध्यान रखना होता है कि आप सबसे पहले तो इनिशियल किसको लें, फाइनल किसको लें, है ना। तो यहाँ तो इनिशियल फाइनल बाय द वे दिया हुआ है, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। VF माइनस VA इज माइनस E डॉट IF करके, है ना। हाँ। कर लेंगे अब, यस सर। गलती होगा। एक फर्स्ट टाइम तो होगा खुद करने में। पूरा श्योर है? खुद करने में पहली बार तो मिस्टेक होगी। अच्छा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? पता नहीं सर, आकाश के मॉड्यूल में तो कम ही होते हैं। मैं ही दे देता हूँ एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। सर, एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट में भी डिफरेंस है? एक्सटर्नल फील्ड मतलब तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसी को बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा। अच्छा, आपको यहाँ पे ये माउस पॉइंटर भी दिखता होगा ना? हाँ। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मान लो आपको दिया हुआ है -3 I कैप +4 J कैप, ठीक है। यस सर। और एक चार्ज आपने लिया लेट अस से प्लस माइक्रोकूलम, और इसको जो है वो आप किसी भी पाथ से ऐसे मूव करा करके ले गए। सर, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। लो आ रही है? हाँ। आ रही है, एक सेकंड। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, वो थोड़ा बफरिंग जैसा लग रहा है। अच्छा, ये इनपुट वॉल्यूम तो तेज ही है। पता नहीं, एक सेकंड देखता हूँ। शायद वो माइक से थोड़ा अपोजिट हट के बैठने से उससे हुआ क्या? अभी क्या ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आज कितना, 29 अप्रैल हो गया ना। हम्म। दे 4 दिन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साउंड वगैरह में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? है।
उसके लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, आपको साउंड इश्यूज नहीं होगा 4 दिन के बाद। ओके सर। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -3 आई गेस। ओके, आपको साउंड फिर बहुत अच्छा सुनाई देगा। ओके, हाँ नेटवर्क इशू रहेगा तब तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है, और एक चार्ज को आप मूव कराए फ्रॉम लेट अस से पॉइंट ए है मान लो माइनस, पॉइंट ए है मान लो -1, -6, तो आप लेट है पॉइंट बी पे, हम्म। और पॉइंट बी जो है वो है लेट 0,4। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सर फाइंड ये अभी करूँ क्वेश्चन या घर पे करना है? होमवर्क है, ओके। आप आंसर नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ठीक है सर। Work done by external agent if charge is slowly। ठीक है। जी सर। तो आपको इस टाइप का हो जाएगा ना प्रैक्टिस। हाँ। तो 3 टाइप, और नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 जो है वो है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे तो मेन आपका फॉर्मूला ये वाला था, ये तो सब जगह लगेगा। हाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल नहीं है, तो वो इस बार क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। है। इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा ना। सर वेरिएबल नहीं है आपने। अरे उल्टा बोल दिया, अगर वेरिएबल है, हाँ। स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब कभी कभी होता है ना, माइंड में सोच रहे हैं तो बोल कुछ और रहे हैं। और तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है EX I कैप हम्म। प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। अच्छा, डीएल वेक्टर जो है वो क्या है, डीएल इज द स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। हम्म। मान लो आप जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, वेरी वेरी स्मॉल डीएल, तो कुछ एक्स में चेंज हुआ होगा, कुछ वाई में चेंज हुआ होगा, कुछ जेड में चेंज हुआ होगा, तो जो टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा इसको आप लिख सकते हो चेंज इन XI कैप प्लस चेंज इन YJ कैप प्लस चेंज इन ZK कैप। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर E डॉट डीएल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा I कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन हम्म। प्लस J कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लीकेशन इसकी कैप के कैप। के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो हम्म। जाएगा डॉट डीएल। आपको लिखना था डेल्टा वी, तो डेल्टा वी होता है माइनस इंटीग्रल E डॉट डीएल। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, ये सब में यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा, तो बीच में 3 बार इंटीग्रल आ जाएगा। ये हो जाएगा EX dx। ऐसे इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा ना चुनमुन सब में, यस सर। सब में आ जाएगा। और डेल्टा भी जो होता है ना, वो यहाँ पे माइनस साइन लगा होता है, तो माइनस साइन लगा होगा तो ये सब में माइनस भी तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल EX dx माइनस इंटीग्रल EY dy माइनस इंटीग्रल EZ dz। और यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ पे जो लिमिट डालेंगे, नीचे में डालते हैं हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में इनिशियल वाला कंडीशन डालते हैं, अपर लिमिट में फाइनल वाला।
तो जैसे इधर अगर वेरिएबल x है, dx है, वेरिएबल x है, तो यहाँ पे नीचे में आएगा इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ऊपर में आएगा फाइनल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इधर आएगा नीचे में तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यस सर। तो जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, मान लो दिया हुआ है, इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको देखने से लग रहा होगा। मान लो ई एक्स दिया हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप, और सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। मान लो क्या हुआ है, माइनस वाई जे कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो फाइंड। कैप भी तो आएगा। मान लो के कैप नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको जीरो के कैप लिख लेंगे। ओके। ये मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, तो आपको बोला है कि फाइंड डेल्टा वी। या आपको बोला है कि फाइंड ए माइनस वी बी। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,2। आपको बोल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप वी ए माइनस वी बी निकालो। ठीक है, बस यही क्वेश्चन हो गया। तो आप ये बताओ, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? नहीं, वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि ए और बी में इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो जैसे फॉर्मूला है ये डेल्टा वी का लिखा गया है, तो डेल्टा वी का मतलब हमेशा क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यस सर। क्या होता है ये डेल्टा वी का मतलब, क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के लिए लिखा गया है। ठीक है, यस सर। और तो इसके लिए फॉर्मूला है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो फाइनल पॉइंट क्या होगा, कंपेयर करेंगे, फाइनल पॉइंट क्या होगा, ए। और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, बी। इनिशियल पॉइंट होगा बी। राइट, यस सर। तो अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला जो है वो क्या है, फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ई वाई डी आई और माइनस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। हाँ, अभी तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे ई एक्स कितना है, एक्स आई कैप। यहाँ पे ई एक्स जो है वो हो गया आई कैप का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स। हाँ। ई वाई कितना हुआ, -1। बाई ई जेड कितना हुआ, 0। जी। ये वैल्यू आपको रख देना है। तो आपको लिखना है वी ए माइनस वी बी विल बी माइनस इंटीग्रल ई एक्स को रख देंगे ऊपर से एक्स। ठीक है, यस सर। और माइनस इंटीग्रल ई वाई की जगह क्या रख देंगे, माइनस बाई माइनस वाई, और जेड की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये टर्म तो 0 ही हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये जो लिमिट डालते हैं, तो में हम लोग लिमिट डालते हैं इनिशियल पॉइंट का।
तो यहाँ पे नीचे में क्या आता है, एक्स इनिशियल आएगा, यहाँ यस सर। फाइनल आएगा, इधर नीचे में वाई इनिशियल आएगा, इधर ऊपर में फाइनल आएगा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, ये वाई डी वाई। इधर अब ये बताइए आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, बी। जी सर। फिर बी का कोऑर्डिनेट आएगा, फाइनल ए था तो ए का कोऑर्डिनेट आया। यस। इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होता है, याद है? x/2। इधर फॉर्मूला होता था एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन वन बाई एन प्लस वन। इंटीग्रल एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन। बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वन। 0 0। बी का है माइनस वन, ए का है जीरो। अच्छा हाँ। ओके। भाई क्या होता है, 1 + 1 1 + 1 बी 2 का कोऑर्डिनेट 2 0। आया समझ में? यस सर। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। क्या समझे? सर ये सब तो हमें आकाश में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया। हम्म। ये सब तो हमें आकाश में बिल्कुल ही नहीं बताया। तो ये अच्छी बात है ना, आप कंपटीशन में ज्यादा बच्चों से आगे हो। हम्म, इसमें तो दिया है वेरिएबल का, आप जो एलएन वाला पैकेज है, ठीक है, आप लोग निकालो पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में आपको ये सब दिया हुआ है, सब कुछ सब कुछ मतलब ये वेरिएबल वाला बताया है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल वाला बताया है, तो वेरिएबल वाला है तब तो फिर ये सब पूछ ही सकता है ना। यस सर। और छोटा छोटा इंटीग्रेशन तो आता ही है, मतलब वो तो सीखा ही है आपने, राइट। इसमें ऐसा तो नहीं है जो कि कोई बहुत मैथ्स जो नहीं कर सकते हैं। ये नहीं। यही तो फॉर्मूला है ना, ये कि वेरिएबल रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यस सर। बाकी तो ये बड़ा हो गया क्योंकि आप इंटीग्रेशन भूल गए हो, तो ये बहुत स्टेप्स में तोड़ के कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये -2। 2 हो गया। और ये तो क्या निकला, डेल्टा वी निकला ना, डेल्टा वी तो निकालना था। यस सर। तो यही आंसर हो गया। आई बात समझ में? जी सर। ओके ओके ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आप आ जाओ, ये समझ गए तो अभी पता चल गया कैसे क्या करेंगे, मतलब वेरिएबल रहेगा तो क्या करेंगे, और कांस्टेंट। रहेगा तो क्या करेंगे। यस सर। हम्म, तो अच्छा सर एक ये एक वेरिएबल का भी एक क्वेश्चन दे दीजिए। वेरिएबल का भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये रहा आपका होमवर्क। मान लो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिया हुआ है, मान लो तब क्या लिखा है, इधर लिखा है एक्स आई कैप माइनस फाइव कैप फाइव जे कैप।
ठीक है, प्लस 2 के कैप। तो फाइंड VA माइनस VB हम्म इफ आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, -1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, यस सर। तो ये आपको डेल VA माइनस VB निकालना है। तो देखो अपने ये, अच्छा एक चीज और रहेगा, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे आई कैप का भी दिया कोएफिशिएंट और जे कैप का भी दिया है, के कैप का भी दिया है। पिछले एग्जांपल में सिर्फ आई कैप जे कैप का था। हम्म एक और क्वेश्चन लिखो आप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सिर्फ मान लो दिया हुआ है x² या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सिर्फ दिया हुआ है x/2 आई कैप, इतना ही दिया हुआ है। और फाइंड VA माइनस VB, इस बार VB माइनस VA लिख देता हूँ। फाइंड VB माइनस VA इफ A पॉइंट इज 0, 0 और B जो है वो है आपका 4, 0। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आई कैप का ही कोएफिशिएंट है, तो आप EY EZ क्या ले लेंगे? 0। 0 ले लेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, मतलब इसको हम लिख देंगे 0 J कैप और प्लस 0 K कैप, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर में, मतलब जब लिखेंगे इस वाले का, तो डेल्टा V इज माइनस इंटीग्रल EX DX हम्म और माइनस इंटीग्रल EY की जगह क्या आ जाएगा, EY की जगह 0 और EZ की जगह भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ किसका, तो फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, EX वाला इंटीग्रेशन। सिर्फ EX वाला टर्म ही रह जाएगा। और यस इस सर। लिमिट जो है वो डाल देंगे x इनिशियल से x फाइनल, ये निकल जाएगा यहाँ से। हम्म ठीक है, जी तो सर। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देता है, पूछ सकता है, कम टाइम रहता है तो मान लो सिर्फ एक ये रख दिया, सिर्फ एक ही, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया, तो ये तो हम्म जल्दी हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। यस सर। आई बात समझ में? हाँ जी। ओ very nice। आज आपने क्या सीखा अभी तक? सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इन डिफरेंट केसेस। ई दिया हुआ है तो ई निकालना, ई दिया हुआ है तो, बी निकालना। और वी निकालना नहीं, आप देखो आप सभी जगहों पे आप जो है वो डेल्टा वी निकाल रहे हो। हाँ सभी जगहों पे क्या निकाल रहे हो आप? डेल्टा वी। क्योंकि आपने जो है वो सीखा था कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो एक रिलेटिव टर्म होता है। तो रिलेटिव टर्म होता है, उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आप नहीं कैलकुलेट कर बता सकते सकते। हो जब आपको कुछ रेफरेंस दिया रहे। ठीक है, यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे आप वी VB माइनस VA निकाल रहे हो, यहाँ पे आपने निकाला VB माइनस VA। ठीक है, हम्म आपने एक चीज और पढ़ा था कि जो डेल्टा V होता है, जो डेल्टा V होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जो डेल्टा U या डेल्टा V वाला जो टर्म होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता है, बिकॉज वो जो डिफरेंस होता है ना वो आपका रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, राइट? यस सर। तो डेल्टा V इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस। तो अच्छा, तो डेल्टा रेफरेंस कहीं पे रहे, डेल्टा वी तो आप निकाल ही सकते हो, तो हर केस में आप डेल्टा वी निकाल रहे हो फॉर्मूला से। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं आप ना हमें बी का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बताओ, तो वो तो तभी बता पाएंगे जब ये बी और ए में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया रहेगा। तो यस सर। क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में इसी इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि ए और बी में किसी एक का दे दिया पोटेंशियल, दूसरे का पूछ दिया। हम्म तो मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पे,
अच्छा, जैसे मैं इसको करके दिखाई देता हूँ, तो इसको अगर करेंगे आप, तो माइनस इंटीग्रल ई एक्स कितना दिया है, x/2। और यहाँ पे ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स नीचे में इनिशियल वाले, ये ए वाला जो है वो इनिशियल है, वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। ये हो गया 0 से 4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -4 आ जाएगा ये। हम्म। तो ये माइनस, एक सेकंड, 4 ही आएगा ना, देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -1/2, 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4, इधर हो जाएगा 4²। तो यस, ये -4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, यहाँ पे आपका VB माइनस VA निकल के आया। VB माइनस VA कितना निकल के आया, -4। -4। इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जा सकता था, क्वेश्चन में ये दे था कि इफ VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ VB। हाँ, इफ VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट, फाइंड VB। क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम कर सकते थे। तो यस सर। ये क्या हो जाता, बस V, जब डेल्टा V हमारा निकल गया, तो हम सिंपली अब वैल्यू बैठा देंगे। VB माइनस VA के जगह पे 100 दिया है, तो 100 लिख देंगे, तो यहाँ VB का वैल्यू निकल जाएगा। 96। आई बात समझ में? यस सर। तो क्वेश्चन में मान लो कि ऐसे पूछ सकते हैं, डेल्टा V ना निकाल करके क्या होगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा, बताएगा दूसरे का पोटेंशियल बताओ। हम्म। ठीक है। जी सर। तो आज आपने क्या सीखा, ई रहेगा तो V निकालना, V रहेगा तो ई निकालना। ठीक है। हम्म। और आपका एक आपने पढ़ा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सर वो अभी अभी सर ने पढ़ाया लास्ट क्लास में। हम्म। और नहीं, एक सेकंड, वेट वेट वेट, अभी, हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताने के बाद ही फिर वो उस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। पोटेंशियल ये हो गया, और ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन है, देखो, एक और क्वेश्चन है, या इनफैक्ट यू कैन से रिजल्ट भी है। मैं एग्जांपल में लिखता हूँ। आपने पढ़ा था इनफाइनाइट लाइन वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म। कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर। आपने पढ़ा था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये ऐसा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो परपेंडिकुलर एंड अवे हो जाएगा। यस सर। पहले भी पढ़े थे, कितना आता था, 2k λ/r। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 2k λ/r। अभी आपसे क्या बोलेगा ना कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, जिसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है RA, और हम्म। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B, जिसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है RB। तो आप क्या करो कि आप निकालो VB माइनस VA। क्या निकालो आप, VB माइनस VA। तो यहाँ पे देखो, आपने तो अभी अभी सीखा कि E रहेगा तो V कैसे निकालना है। यहाँ पे ये देखो, E जो है वो किसका फंक्शन है, R का। कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल। वेरिएबल है। हम्म। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं बोलने में, वेरिएबल।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, राइट? यस सर। यहाँ पे हम लोग तो ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, है ना? हम्म। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा वी होता था माइनस इंटीग्रल ई डॉट डीएल होता था ना। जी सर। डीएल तो वही होता था, मतलब डीएल लिखो या डीआर लिखो एक ही बात है। हम्म। तो ये हो जाएगा सिंपली, पता है कितना? ये हो जाएगा सिंपली ई डी आर। मतलब देखो यहाँ पे ई का डायरेक्शन इधर है और डी आर का मतलब चेंज इन आर। तो आपका सिंपली आप इसको ई डी आर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, ई का वैल्यू बैठा दो, कितना है 2k लैम्डा बाई आर। हम्म। 2k लैम्डा बाई आर डी आर, ठीक है। जी सर। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया तो डी आर बाई आर। अब देखिए यहाँ पे बोला है वीबी माइनस वी ए, तो मैं किसको फाइनल पकड़ूं किसको इनिशियल पकड़ूं? मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीबी सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के लिए। तो अगर मैं वीबी माइनस वी ए बोलूंगा तो फाइनल कौन सा हो जाएगा? वी। और इनिशियल कौन सा हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे लिमिट डाल दूंगा नीचे में, ये इनिशियल की लिमिट आएगा इधर। लोअर मैं इधर लिखता हूँ, इधर जो लोअर लिमिट होगा वो होगा इनिशियल के लिए, ठीक है। और अपर लिमिट क्या होगा? फाइनल के लिए। हम्म। तो लो इनिशियल क्या है? ए। तो इधर आर ए हो जाएगा और फाइनल इधर आर बी हो गया। ये बताओ इंटीग्रल डीएक्स बाई एक्स का एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था भूल गई। एक्स बाई एक्स इज क्या? किसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है? आप सोचो फॉर्मूला भूल गए तो सोचो किसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है? एल एन एक्स का। इधर एल एन एक्स होगा। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। ए। ओके। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2k लैम्डा इंटीग्रल डी आर बाई आर हो जाएगा एल एन आर। और और ये आपका हो गया आर ए से आर बी। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2k लैम्डा एल एन आर ए माइनस एल एन आर बी। आर ए। हम्म। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला बन गया आपका। और क्या फॉर्मूला बन गया? डेल्टा वी इज, मतलब अगर मैं वी बी माइनस वी ए लिखूं, आप वी बी माइनस वी ए मत ही लिखो, मतलब ऐसे लिखो आप, वी एफ माइनस वी आई लिखो, वो याद रहेगा। सो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस 2k लैम्डा लॉग एम माइनस लॉग एन इज log m by n, राइट? यस सर। दिस इज ln b rb by ln ra, so you will write it as minus 2k lambda ln आर बी वन आर ए। final by r initial, हम्म। ठीक है। यस सर। तो ये याद रखना है, डेल्टा v इज माइनस 2k lambda ln r final by r initial। सर ये सिर्फ चार्ज वायर के लिए, इनफाइनाइटली चार्ज वायर। चार्ज वायर के लिए ओनली, फॉर एक्सक्लूसिव फॉर infinitely charged line wire, हम्म। infinitely charged line wire। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया कि देखो भाई ये इनफाइनाइट लाइन वायर है, इनफाइनाइट है ये, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मान लो दिया हुआ है 2 कूलम पर मीटर, हम्म। 2 माइक्रो कूलम पर मीटर, ये लैम्डा है दिया हुआ। आपसे बोला कि एक पॉइंट है यहाँ से, मेरे को बोल दो ना ब्लैक जींस निकालते हैं। आपसे बोला एक पॉइंट है यहाँ पे 12 मीटर पे, और दूसरा पॉइंट है यहाँ से 24 मीटर पे। आप जो है बताओ कि वी बी माइनस वी ए क्या होगा, ठीक है। हम्म। तो आप बोलोगे हमें फॉर्मूला पता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का, तो यहाँ तो से ये डंडा। फाइनल पॉइंट हो गया बी,
इनिशियल हो गया ए, ए, और फॉर्मूला जो है वो क्या है? 2k लैम्डा ln rb अपॉन ra। वी जो है माइनस भी था ना वहां पे, हम्म। तो दिस इज माइनस 2 के लैम्डा एल एन आर वी बाई आर फाइनल बाई आर इनिशियल, राइट? यस सर। We will write V minus VA is टू minus lambda ln RB by RB। r। तो ये आपको सिर्फ वैल्यू ही तो डालना है। यस सर। -2 k की जगह 9 × 10⁻⁹ लैम्डा कितना दिया है? 2 माइक्रोकुलम, सो दिस इज 2 × 10⁻⁻⁶। एल आर बी है 24, आर ए है 12। 12 तो ये कितना हो गया? -36 × 10⁻³ इंटू ln 2 टू। ln 2। यही हो गया आंसर। यस सर। आई बात समझ में? हम्म। हम्म। स्फेरिकल शेल स्फेरिकल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट हमने पहले ही लिखवा दिया था, है ना? लिखवा दिए थे ना शेल का और वॉल्यूम का, लिखवा दिया। और वो भी किया था, ग्राफ वगैरह भी बना के दिखा दिया था। हम्म। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है। इक्वल पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? वो सरफेस जहाँ पे इक्वल पोटेंशियल होता है हर सब पॉइंट पे।